नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी, फरवरी में समाप्त हो जाएगा कार्यकाल। चुनाव की तारीख पर अब भी सस्पेंस बरकरार। मरम्मत के अभाव में अटकी सोलर योजना, 50% भी नहीं हो रहा बिजली का उत्पादन। रेलवे पुलिस की तत्परता से बची युवक की जान, ट्रेन में चढ़ने के दौरान पटरियों के बीच फंसा था युवक। वारासिवनी नवोदय में आयोजित मॉक पार्लियामेंट, छात्रों ने शिष्टाचार में चलाई संसद। लालबर्रा, बैहर, रामपायली में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत। वारासिवनी के आरंभा के किसानों का मैपिंग से नाम गायब, समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री से वंचित रह सकते हैं सैकड़ों किसान। रजक समाज ने की धोबी घाट निर्माण की मांग, जिला प्रशासन को बताई परेशानी। और वन विभाग ने किया सब्जी विक्रेताओं को जमीन से बेदखल, सब्जी विक्रेताओं ने बनाई आंदोलन की रूपरेखा। और अब खबरें विस्तार से। 23 दिसंबर को झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया। इस अवसर पर शहर में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा ढोल नगाड़ों की धुन पर खुशी मनाई गई और जनता का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने बताया कि पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रहीम खान को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन स्थानों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। झारखंड की ऐतिहासिक जीत के लिए झारखंड की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, देश की जनता को बधाई देना चाहते हैं। हमारे को जो जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड में दी थी, झारखंड का प्रभारी बनाकर वहां पर भिजवाई थी। जिन विधानसभा क्षेत्रों में हमने प्रदेश अध्यक्ष सहित जिन विधानसभा क्षेत्रों में हमने दमदारी से काम किया, वहाँ पर ऐतिहासिक मतों से वहाँ के प्रत्याशी जीते हैं। हमने इस बात की घोषणा किए थे, जहाँ जहाँ हमने काम किए हैं वहाँ अगर प्रत्याशी नहीं जीते, जैसे लोहरदगा जैसी सीट जो भारतीय जनता पार्टी का दबंग नेता वहाँ पर चुनाव लड़ रहा था, उसको हराने का भी काम हमने कहे। वहाँ पे विशेष जिम्मेदारी हमने निभाए और हमने वहाँ के लोग बड़े चिंतित थे उस सीट के लिए। हमने कहा अगर ये सीट अगर हम हार गए तो कांग्रेस से राजनीति छोड़ देंगे और ऐतिहासिक मतों से जीत इस बात का प्रमाण है। नगर के सरेखा कोसमी चौक में कई वर्षों से सब्जी बेचने वाले फुटकर विक्रेताओं को शनिवार को वन विभाग के द्वारा बेदखल कर दिया गया। इन सब्जी विक्रेताओं के द्वारा आज लामबंद होकर जिला प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा गया। सभी विक्रेताओं ने बताया कि उन्हें नगर पालिका के द्वारा अस्थायी तौर पर 10 वर्ष पूर्व जमीन दी गई थी, लेकिन आज वन विभाग ने उन्हें हटा दिया है। उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार का पालन पोषण सब्जी बेचकर करते हैं, इन हालातों में भूखे मर जाएंगे। आक्रमण तो रोड पर आया था, लेकिन ये फॉरेस्ट वालों ने हमको रोक कर दिए। कब हटाया गया आप लोगों को? ये हटाया गया शनिवार के दिन, बोले उन लोगों ने। किन लोगों के द्वारा हटाया? कोई आया था हटाने? वहाँ पर ये सब बाईपास रोड के सब ये मुर्गा मटन वाले वहाँ पर चले गए थे हमारे बाजार में। इसीलिए फॉरेस्ट वालों ने बोले, पहले तो बोले कि जो पुराने दुकान वाले हो उनको आपको नहीं हटाया जाएगा, आप लगा सकते हो। उसके आधे घंटे के बाद में जब ये ठेले वेले सब आ गए भैया, तो उसके बाद में उन लोगों ने बोले कि हमको ऊपर से आदेश आया है कि आपको भी हटाया जाए। कि हमारे को 2 वक्त की रोटी के लिए थोड़ा सा एक फट्टा बिछाने के लिए वहाँ जगह हो ना, हम शाम तक बेचेंगे। शाम हुई तो 9 बजे अपने घर चले जाएंगे। साहब इतनी सी मांग है हमारी और कोई जगह नहीं है हमारे लिए। अब क्या करें, जब शासन उठा देगी वहाँ से तो हम चले जाएंगे, हम कोई रोक नहीं करेंगे। इस संदर्भ में जिला पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश पटेल ने कहा कि सब्जी विक्रेताओं की समस्या को देखते हुए उन्हें अस्थायी तौर पर उसी जगह पर बैठने की अनुमति जिला प्रशासन को देनी चाहिए। ये जो जितने भी सब्जी के फुटकर विक्रेता है, ये रोड के किनारे दुकान लगाए थे। नगर पालिका के सीएमओ एवं नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा इन्हें एक ज़मीन अलाटमेंट किया गया कि आप वहाँ पे सब्जी की दुकान लगाएं। आज अतिक्रमण के चलते फॉरेस्ट वालों ने इनको
वहाँ से भी मतलब बेदखल कर दिए हैं। कहाँ से भगाए? ये सरेगा फाटक के बाजू से एक दुर्गा मंदिर के पीछे में जो कमलेश्वर होटल जाती है उसके पीछे में है ये जगह। लगभग 50 डिसमिल ज़मीन है। वहाँ पर ये कम से कम 10 वर्षों से धंधा कर रहे थे और ये बहुत गरीब लोग हैं और इनके जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं होने के कारण आज ये रोड पर आ गए हैं और इनके पास भूखे मरने की स्थिति में आए हैं। आज कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। छोटे सब्जी व्यापारी है, इनको फॉरेस्ट के अमले द्वारा इनको वहाँ से उठाया गया है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद सीसीएम महोदय को ऐसा लगा होगा कि ये जो छोटे फुटकर व्यापारी है, सब्जी व्यापारी है, ये वहाँ कब्जे के हिसाब से वहाँ दुकान लगाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। सीसीएम महोदय को आपके द्वारा ये छोटे व्यापारी है और इनका खाली दरी पट्टे लगा करके सब्जी बेचने का इनका काम है। और जिस दिन भी शासन को अगर उस ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, यदि कहा जा रहा है कि वो ज़मीन फॉरेस्ट लैंड में आ रही है, फॉरेस्ट की ज़मीन है, तो ठीक है, हम मानते हैं फॉरेस्ट की ज़मीन है। लेकिन जिस दिन यदि शासन को उस ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, उस दिन ये सारे लोग अपनी दुकान वहाँ से हटा लेंगे। अभी अस्थायी तौर पे बैठ रहे हैं। और सीसीएम महोदय से मैं भी कहना चाहूँगा, कलेक्टर साहब से भी इस संबंध में मिलने आया कि अभी वर्तमान स्थिति में उन्हें वहाँ यथावत रखा जाए। नगर में धोबी घाट निर्माण सहित अन्य मांगों को लेकर आज जिला धोबी रजक समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में जिलाध्यक्ष दिलीप बंसारे ने बताया कि रजक समाज अपने सामाजिक परंपरागत चले आ रहे व्यवसाय को दिशा दे रहे हैं, लेकिन आज तक समाज के उत्थान को लेकर कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक धोबी समाज के लिए धोबी घाट का निर्माण नहीं किया गया। वहीं सांस्कृतिक भवन परिसर में पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है, जिसके कारण धोबी समाज के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस ओर जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। धोबी समाज रजक समाज से आते हैं। स्वजाति बंधु की काफ़ी समस्या है। धुलाई, कपड़े धुलाई में हमें यहाँ व्यवस्थित रूप से धुलाई के साधन नहीं है, टाका नहीं है, सुखाई के लिए मैदान नहीं है और हमारा समाज काफ़ी गरीब है और कपड़े धुल के ही अपनी रोजी रोजगार चलाता है। तो मैं समाज की ओर से कलेक्टर साहब को मांग पत्र देने सामाजिक बंधु के साथ यहाँ पे आया हूँ ताकि हमारी मांग को कलेक्टर साहब प्रशासन के माध्यम से सॉल्व कर सके। 28 दिसंबर को कांग्रेस अपना 134वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री विश्वेश्वर भगत ने बताया कि इस अवसर पर स्थानीय हनुमान चौक स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और कांग्रेसी पूर्वजों को याद किया जाएगा। 28 दिसंबर को 134वां स्थापना दिवस कांग्रेस का जो है मनाया जाएगा और उस दिन कांग्रेस की जो विचार है, कांग्रेस के जो हमारे मूल भावनाएं हैं, वो लोगों के बीच में उसकी पूरा विस्तृत रूप से उसमें प्रकाश डाला जाएगा। आज़ादी के बाद से लेकर आज़ादी के देश के स्वाधीनता संग्राम से लेकर और आज़ादी तक और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के हमारे जो पूर्वज हैं, जो नहीं रहे अब, उनके कार्यों के संबंध में प्रकाश डाला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार एकता परिषद के संस्थापक गांधीवादी नेता राजगोपाल पीवी के नेतृत्व में गांधीवादी संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा निकाली जा रही पदयात्रा में बालाघाट के कांग्रेसी भी शामिल होंगे। यह यात्रा सिवनी जिले से होते हुए छिंदवाड़ा की ओर जा रही है, जिसमें मंडला, बालाघाट, डिंडौरी के कांग्रेसी शामिल होंगे। इसमें विस्तार से जानकारी जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने दी। सारे कांग्रेस जनों से अपील करता हूं कि सब ज़्यादा लोग वहां उनकी पदयात्रा, गांधी संदेश लिंक पदयात्रा में हम लोग शरीक हों और गांधी दर्शन, गांधी जी का संदेश जो है उसको हम सुने, अपने जीवन में आत्मसात करें। आज ज़रूरत है, देश में लोग स्वार्थ के लिए ये सब करते हैं, मगर गांधी जी ने कभी स्वार्थ के लिए नहीं, सबकी एकता के लिए, सबको। वारासिवनी तहसील के अंतर्गत आने वाले सेवा सहकारी समिति आरंभा अंतर्गत ग्राम कटंगी टोला के ग्रामीणों का नाम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पोर्टल में नहीं दिखने से ग्राम कटंगी टोला व अन्य ग्राम के कुछ कृषकों के सामने संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। किसानों में प्रशासन व सेवा सहकारी समिति आरंभा के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है।
कृषकों ने बताया कि सेवा सहकारी समिति आरंभा के अंतर्गत भानपुर, नौनसा, आरंभा, मोहाड़ी और कटंगी टोला ऐसे 5 ग्राम आते हैं जिनकी उपज समर्थन मूल्य पर सेवा सहकारी समिति आरंभा में खरीदी की जाती है। धान नौसा खाता की ला रहे हैं तो नहीं बोल रहे हैं साहब। क्यों नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर? वो खाता ही नहीं खुला है बोल रहे हैं। तो ये खरीदी कब से चालू हुई है यहाँ? ये 4 तारीख से हुई है साहब। 4-5 तारीख से यहाँ पर खरीदी चल रही है। जी हाँ। और आपने अपनी धान बेचने के लिए तैयार कर लिया है? तैयार कर लिए साहब। पैसों की भी जरूरत है आपको? जी हाँ। तो सोसाइटी वालों का क्या कहना आ रहा है, खाता क्यों नहीं खुला करके? इनका कहना आ रहा है, जब भी पूछने आ रहे हैं तो कहते हैं 4 दिन रुको, 4 दिन रुको, बस यही कह रहे हैं साहब। क्षेत्र के सभी किसानों के द्वारा सेवा सहकारी समिति आरंभा में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया गया, जिसके बाद अपनी उपज लगाकर वर्तमान में मिसाई कर सेवा सहकारी समिति में समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए संपर्क किया गया। तो समिति के जिम्मेदारों के द्वारा बताया गया कि ग्राम कटंगी टोला व अन्य ग्राम के कुछ लोगों का नाम पोर्टल में प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। मैं सर यहाँ जानकारी लेने आया था कि ये भानपुर का अपडेट मतलब धान लेना खरीदी चालू की है क्या नहीं की है, और देखने आया था। मैंने कहा कब से चालू कर रहे हैं और बताइए मुझे जानकारी कि खरीदी कब से कर रहे हैं। उस हिसाब से मैंने कहा 15-20 दिन हो गया सर, धान तैयार है और बस लाने के लिए यहाँ हमने कहा ऑनलाइन पे बता देंगे मस्करी जी या जो भी लिपिक कर्मचारी सोसाइटी के, उस हिसाब से अब सर हम धान ला देते हैं। बता ही नहीं रहे सर, पोर्टल पे जानकारी नहीं सर। 2-4-8 दिन इससे क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्या परेशानी? बहुत सारी दिक्कत है सर, पैसे की दिक्कतें है, अनाज घर पे रखा हुआ है, खरीदी हो पाएगी नहीं हो पाएगी कोई गारंटी नहीं सर। जिला प्रशासन के द्वारा मैपिंग के दौरान ग्राम के लोगों का नाम नहीं डाला गया होगा, जिसके कारण ग्राम के कृषकों का नाम पोर्टल में नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे सभी संकट में फंस गए हैं कि अब हम क्या करें, हमने तो पंजीयन कराया था। कृषकों ने आगे बताया कि कटंगी टोला में सैकड़ों कृषक हैं और ग्राम के सभी लोगों का जीवन कृषि पर आधारित है, जो उपज पैदा कर समितियों में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं और बच्चों की शिक्षा अध्ययन का भी जरिया यही है। लेकिन इस प्रकार की लापरवाही से यह प्रतीत होता है कि प्रशासन किसानों के प्रति कितना संवेदनशील है। क्या है ना कि नौनसा और भानपुर कटंगी हलके का मैपिंग नहीं हो पाई है और मैपिंग के लिए हमने ऊपर बात की है, आवेदन भी किए हैं, सूची भी दे दी है। उधर से आश्वासन मिला है कि मंडे तक मतलब आज शाम तक मैपिंग हो जाएगी और इनकी खरीदी जल्द से जल्द की जाएगी। अच्छा, कितने किसान जो है रजिस्टर्ड है आपकी समिति में? हमारे यहाँ 1041 किसानों का पंजीयन हुआ है। 1041। तो उसमें ये नौनसा भानपुर के शामिल है कि नहीं? नहीं, वो शामिल नहीं है। वो शामिल नहीं है। जिसका रगबा हल्का जो है आरंभा और मोहाड़ी में फंसा है, वो कृषक की खरीदी हो रही है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाखों रुपए खर्च कर शासकीय भवनों की छत पर लगाए गए सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने की योजना मरम्मत और देखरेख के अभाव में अधर में अटक रही है। बिजली उत्पादन के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अधिकांश शासकीय कार्यालय की छत पर लगे सोलर पैनल से मरम्मत के अभाव में 50% बिजली भी उत्पन्न नहीं हो पा रही है, जिससे शासन की योजना एक बार फिर ठंडे बस्ते में जाती दिखाई दे रही है। कलेक्टर कार्यालय में 100 किलोवाट, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 20 किलोवाट, जिला अस्पताल सहित जिले के सभी शासकीय स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, वन विभाग के कार्यालय, पुलिस के कार्यालय, स्कूल भवन में सोलर के प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिससे बिजली उत्पन्न होने पर इन कार्यालय का बिजली बिल पूरी तरह से माफ हो जाए, लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। आंकड़ों में नजर डाली जाए तो अधिकांश कार्यालयों में बिजली की मोटी रकम प्रतिमाह बिजली विभाग में बिल के रूप में जमा करनी पड़ रही है, जिससे लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सोलर प्लांट अपनी दक्षता के अनुसार मरम्मत के अभाव में कार्य नहीं कर पा रहे। जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी पीके जैन भी बताते हैं कि सौर ऊर्जा प्लांट के लिए समय समय पर मरम्मत और देखरेख की जरूरत पड़ती है, लेकिन शासकीय कार्यालय में लगे सोलर प्लांट की मरम्मत के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है, जिसमें उत्पादन प्रभावित हो सकता है। तेलंगाना पर बने चक्रवात के कारण सोमवार से एक बार फिर जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है, जिस कारण पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया। दिन और रात के तापमान में एक बार फिर गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के अन्य स्थानों के साथ साथ बालाघाट में भी गरज चमक के साथ बरसात होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर किसानों के आगे चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी ओर समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान को सुरक्षित करने के लिए सहकारी समितियों को परेशान होते देखा जा सकता है। खुले आसमान के नीचे रखा कई क्विंटल धान बारिश की भेंट चढ़ सकता है।
प्रदेश के भीतर पंचायती राज का कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हो जाएगा। बावजूद इसके अब तक प्रत्याशियों के आरक्षण और चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है। आपको बता दें कि स्थानीय निर्वाचन शाखा द्वारा पंचायत स्तर की मतदाता सूची बनाने का काम 20 दिसंबर को पूर्ण कर लिया गया है। अब इंतजार इस बात का है कि चुनाव आयोग चुनाव की तारीख तय करे, लेकिन उससे पहले जिला पंचायत के माध्यम से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करवाई जाए। अब तक मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा प्रातः 8 बजे से 3 बजे तक मतदान करवाए जाने के लिए योजना बनाई जा रही है। यही नहीं, चुनाव ईवीएम से होंगे या बैलेट से, इसके लिए बीते दिनों ही बैलेट से चुनाव करवाए जाने की सिफारिश भी की गई थी, लेकिन यह अब तक तय नहीं है। इसीलिए इस पर भी अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिले के भीतर परिसीमन के बाद 689 पंचायतों के स्थान पर 722 पंचायतें हो चुकी हैं। जानकारी बताते हैं कि पंचायती चुनाव करवाने के लिए बड़े स्तर पर स्कूलों और शिक्षकों की आवश्यकता होगी, लेकिन प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को प्रभावित किए बिना चुनाव करवाने की तैयारी करेगा। इसीलिए यह चुनाव मार्च महीने के बाद, मतलब पंचायत चुनाव सीधे सीधे अपने समय से देरी से होना तय है। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए विभाग द्वारा बसों के रूट में परिवर्तन कर दिया गया है। यातायात थाना प्रभारी संजू कामले ने बताया कि लांजी, वारासिवनी और बैहर की ओर जाने वाली सभी बसें बस स्टैंड से न्यायालय के सामने से होते हुए जय स्तंभ के रास्ते से जाएंगी। इस दौरान बैहर की ओर जाने वाली बसें गोंदिया रोड के रास्ते सरेखा बाईपास होते हुए बैहर जाएंगी। वहीं सभी बसें बस स्टैंड आते समय अस्पताल के सामने से होते हुए आएंगी। ऐसा करने से बसों के आने और जाने का रूट बदल जाएगा। इससे यातायात व्यवस्था सुचारू हो सकेगी। मार्ग में ज्यादा परिवर्तन नहीं है। बस स्टैंड को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने बस का इन और आउट का मार्ग तय किया गया है। जो बसें बाहर निकलेंगी बस स्टैंड से, वो न्यायालय के पास से होते हुए अपने अपने रूट पे जाएंगी, और जो बसें बाहर से आएंगी वो सब अस्पताल रूट से अंदर साइड आएंगी। अब बैहर की गाड़ियां हैं वो भी इधर से निकलेंगी, बाहर जो आउट का बनाया हुआ है, और वो भी न्यायालय की तरफ से ही अंदर आएंगी। लामटा वाली बसों के लिए मात्र वो उनके चौक से, अवंतीबाई चौक से निकलेंगे और सीधा चले जाएंगी, और वापसी में आते समय अस्पताल वाले रूट से अंदर आएंगे। सर, सिर्फ आना ही प्रवेश ही रहेगा बसों के, बैहर वाली मार्ग की बसों को? हाँ, बैहर वालों को प्रवेश उस साइड से रहेगा, अवंतीबाई से प्रवेश रहेगा, और जाते समय यहाँ से निकलेंगे। राज्य अध्यापक संघ द्वारा प्रशासन को 3 सूत्रीय मांग पूरी करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। राज्य अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष योगेश बिसेन ने बताया कि एमपी गवर्नमेंट ने उनकी मांग पूरी नहीं की है, जिससे ग्रीन कार्ड धारियों को पेमेंट बढ़ाना, HRA कटवाना सहित अन्य मांग शामिल है। इन्हें पूरा करवाने के लिए ही शासन को ज्ञापन सौंपा गया है। आज शासन को हमने प्रमुख 3 मांगों को लेके GIS का कटौतरा, HRA और ग्रीन कार्ड की वेतन वृद्धि के लेके विगत 1 माह से जो है हम ज्ञापन ये निवेदन शासन प्रशासन से करते आ रहे हैं। हमारे आदेशों को क्रियान्वयन नहीं होने के कारण हमने आज का धरना का जो है नोटिस शासन को दिया हुआ था, और किंतु इस बीच में जिला प्रशासन ने 2 आदेश GIS और HRA के आदेश जारी कर दिए, जिसके लिए हम शासन प्रशासन का आभार मानते हैं। साथ ही चूँकि धाराएं लगी है और माननीय कलेक्टर महोदय ने धरना प्रदर्शन को मनाही किया है, इस वजह से हम आभार मानते हुए निवेदन भी करेंगे कि एक HR अपना ग्रीन कार्ड की वेतन वृद्धि जो है उसके आदेश प्रदेश के लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बकौड़ा में वार्ड क्रमांक 9 निवासी 75 वर्षीय वृद्ध मानिक पिता चिंदू पालीवार ने 23 दिसंबर को सुबह 9 बजे अपने ही मकान में फांसी लगा ली। इस घटना की सूचना मृतक के पुत्र इठल पालीवार के द्वारा ग्राम सरपंच को दी गई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सेवानिवृत्त खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर TC मेश्राम के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। फांसी लगा दी। कितने लगा? मेरे पिता।
क्या नाम? मालिक पालेवा। कब की घटना है? सुबह 9 बजे। कहाँ पे फांसी लगाई? बकोड़ा। मकान घर में ही? घर के पीछे साइड पीछे वाले छप्पर। कितने समय? 9 बजे। तो आपको कैसे पता चला? जी मोहल्ले वाले ने देखे, उनने बताया। तो फिर क्या किया आप? मैंने सरपंच जी को बताया और गांव के 2 लोगों को बताया, 2-4 लोग। फिर उसके बाद बालाघाट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर रेलवे पुलिस की तत्परता से एक युवक की जान समय रहते बचा ली गई। पूरा घटनाक्रम 22 दिसंबर को रात करीब 8:30 बजे का है, जब बालाघाट प्लेटफॉर्म पर ट्रेन गोंदिया की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक ट्रेन प्लेटफॉर्म से जाने के लिए तैयार होती है और एक युवक दौड़कर ट्रेन में बैठने का प्रयास करता है। तभी वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस जाता है। समय रहते रेलवे पुलिस सहायक उप निरीक्षक शुभंकर सिंह और आरक्षक नंदराव तेजी ने युवक की ओर बढ़े और युवक को सकुशल बचा लिया। यह पूरा घटनाक्रम रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जिसने भी इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। आपको बता दें कि बीते 2 महीने से रेलवे पुलिस द्वारा सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में लगातार रेलवे की ओर से यात्रियों को ट्रेन में सफर के दौरान सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है। बावजूद इसके यात्री इन सुरक्षाओं की ओर ध्यान नहीं देते। इसके बाद भी यात्री लगातार सुरक्षा को अनदेखा कर रहे हैं। वारासिवनी नवोदय विद्यालय में 23 दिसंबर को मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन भारतीय संविधान के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा 11वीं के 50 विद्यार्थियों के द्वारा संसद की विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सदन में नए सदस्यों का शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल के लिए नए सदस्यों का परिचय, प्रश्नकाल, शून्यकाल, विदेशी शिष्टमंडल का परिचय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विधायी कार्य जैसे गतिविधियों को किया गया। करते हैं और जब यहाँ वहाँ की ऐसी बात करते हैं तो एक जुमला याद आता है महोदय कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे वहजनों से गिला नहीं, वहजनों मतलब होता है महोदय लुटे हुए चोर डाकू। वो तो संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर ख, इन विद्यालयों में लगभग 2,73,759 छात्र छात्राएं 30 सितंबर 2019 तक अध्ययनरत हैं। उत्तर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल द्वारा कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए यह जानना जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सदन में हूँ, बिल्कुल जीवंत लग रहा था। उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है, तो प्रश्नकाल से कार्रवाई शुरू होती है। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है, जो तत्कालीन जो समस्या है तो उसको उठाने के लिए अवसर दिया जाता है। और जो बड़ी समस्या होती है जिसमें चर्चा करने की आवश्यकता होती है, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सुनवाई होती है। एक विधेयक भी पास किया गया। संसद विधानसभा की सारी कार्रवाइयां यहाँ पर हुई और जिस कुशलता के साथ हमारे बच्चों ने जो प्रदर्शन किया, मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो रोल प्ले किया, उसके लिए मैं 10 में से 10.5 नंबर दूंगा आज की कार्रवाई। और मैं तो अंत में कहने वाला था कि हमारे जो बच्चे लालबर्रा नगर मुख्यालय से गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 में बैल बाजार आमाटोला स्थित 33/11 केवी उपकेंद्र लालबर्रा में अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाने हेतु कार्य के चलते 23 दिसंबर को विद्युत प्रवाह बंद किया गया, जिससे प्रातः 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक नगर मुख्यालय सहित संबंधित क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रही। विद्युत मंडल के अधिकारियों के मार्गदर्शन में विद्युत विभाग की टीम के द्वारा नवीन अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर को लगाने का कार्य किया जा रहा था एवं ट्रांसफार्मर स्थापित होने के बाद शाम 5:30 बजे विद्युत सप्लाई प्रारंभ कर दी गई। यहाँ पे 11 के भी 11 के भी बाई 33
यार्ड में वर्कआउट चल रहा है लालबरा सब स्टेशन में। जो 5 ME का नया ट्रांसफार्मर लालबरा क्षेत्र के लिए लगाया गया है उसी में वर्कआउट चल रहा है, बट काम प्रगति पे चालू है, इसलिए तो लाइट कब से गोल है लाइट? ये लाइट 11 बजे से शाम 6 बजे तक के अवरुद्ध रहेंगी, लाइट बंद रहेंगी। तो क्यों लगाया जा रहा है ये मतलब? ये इसलिए लगाया जा रहा है कि लालबरा शहरी क्षेत्र के लिए एक्चुअली लाइट मेंटेनेंस करने के लिए, लोड मेंटेन करने के लिए ट्रांसफर नया सिस्टम लगाया गया है। बैहर के कंपाउंडर टोला में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा अनु परते अडोरी पुलिस चौकी की पाथरी निवासी है, जो कि अपने छोटे भाई के साथ बैहर में रहकर 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है। 23 दिसंबर की सुबह 11:30 बजे अपने कमरे में थी। इस दौरान भाई कमरे के बाहर खेल रहा था, तभी फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। जिले के रामपाली थाना अंतर्गत बघौली के हीरा टोला के एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के संबंध में जानकारी के अनुसार गोरेलाल पटले उम्र 55 वर्ष निवासी बकेरा मानसिक रूप से अस्वस्थ था। 23 दिसंबर को 10 बजे हीरा टोला के निकट तालाब में उसका शव देखा गया। इन दिनों जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेंगाटोला और बालाघाट भटेरा में भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रेंगाटोला पंचायत में आयोजित प्रतियोगिता में कोस्ते की टीम ने रेंगाटोला की टीम पर शानदार जीत दर्ज कर विजेता बनी। से टिके हुए ओपनर बैट्समैन, फिर से पटकी हुई बॉल और काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे गुरुचरण भैया की। 1 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़ते हुए सचिन कोस्ते की टीम से दिनेश भैया मैन ऑफ द मैच पुरस्कार, हमारे रूपलाल भैया मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार। इन्हें 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा शुभम बिसेन की ओर से। इसी प्रकार शहर के भटेरा में आयोजित महाकाल कप प्रतियोगिता में मेजबान टीम महाकाल सेना और हुड़की टोला के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। हुड़की टोला की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कर प्रतियोगिता की विजेता बनी। आज महाकाल सेना के तत्वाधान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल है। इसका प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपये है और हमारी समिति के सभी सदस्य भाई कारो लीलारे, नरेंद्र भाई, इनकी पूरी टीम ने मिलके प्रतिवर्ष यहाँ पे आयोजन किया जाता है। इनके द्वारा सीमित साधन, कोई साधन नहीं है, उसके बाद भी इस उपनगरीय क्षेत्र में इतना अच्छा टूर्नामेंट इनके द्वारा कराया जाता है। मैं इस टूर्नामेंट की सफलता के लिए इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शासकीय शंकर साहब पटेल महाविद्यालय के विद्यार्थी NSUI नगर अध्यक्ष वसीम अली के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय वारासिवनी पहुंचे, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार सारिका परस्ते को सौंपकर मांग की गई। कैब NRC के विरोध में शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर विरोध कर रहे देश की सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसे रोका जाए और इस संविधान विरोधी बिल कैब को वापस लिया जाए। आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है समस्त छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के। आज हम लोगों ने ये ज्ञापन NRC और CAA को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। जो ये काला कानून जो भारत की केंद्र सरकार ने जो लागू की है, इसका पूरे देश में विरोध जो हो रहा है, उस जो काले कानून को रोकने के लिए, बंद करवाने के लिए हमने आज ये ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन के माध्यम से आपने क्या मांग की है? ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने ये मांग की है कि जो CAB बिल जो आया गया और जो पास होकर CAA एक्ट बन चुका है, उसे हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार वापस ले और ये काले कानून को क्या नाम है तो खत्म करे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी, फरवरी में समाप्त हो जाएगा कार्यकाल। चुनाव की तारीख पर अब भी सस्पेंस बरकरार। मरम्मत के अभाव में अटकी सोलर योजना, 50% भी नहीं हो रहा बिजली का उत्पादन।
रेलवे पुलिस की तत्परता से बची युवक की जान। ट्रेन में चढ़ने के दौरान पटरियों के बीच फंसा था युवक। वारासिवनी नवोदय में आयोजित मॉक पार्लियामेंट, छात्रों ने शिष्टाचार में चलाई संसद। लालबर्रा, बैहर, रामपायली में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत। वारासिवनी के आरंभा के किसानों का मैपिंग से नाम गायब। समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री से वंचित रह सकते हैं सैकड़ों किसान। व्रजक समाज ने की धोबी घाट निर्माण की मांग, जिला प्रशासन को बताई परेशानी। और वन विभाग ने किया सब्जी विक्रेताओं को जमीन से बेदखल। सब्जी विक्रेताओं ने बनाई आंदोलन की रूपरेखा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।